सेट में अगली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सबसेट ऑफ ए सेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट? अभी तक हमने सेट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जैसे व्हाट इज़ द यूजुअल मीनिंग ऑफ सेट, हाउ वी रिप्रेजेंट सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इक्वल सेट किसको कहते हैं, इनफिनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसको कहते हैं। इतनी चीज़ें हो जाने के बाद, यानी एक्सरसाइज 1, 1.1 और 1.2 पढ़ लेने के बाद अब हम लोग 1.3 के इंट्रोडक्शन में आ गए हैं। और यहाँ पर हमको एक नई चीज़ समझनी है, और वो चीज़ है सबसेट्स, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसेट देखो, सबसेट्स ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सबसेट का मीनिंग समझना पड़ेगा। सबसेट्स का मीनिंग आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इस सबसेट्स में देखिए सबसे पहला वर्ड सब आया है, तो सब का मीनिंग सबसे पहले आप समझ लीजिए। जब आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो सबसेट का मीनिंग भी समझ जाएंगे, ठीक है। सब का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिस्सा होना, पार्ट होना। पार्ट बोलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, पार्ट ऑफ के लिए, ठीक है। जैसे हमने मिठाई के टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, एक छोटा सा बाइट निकाला, तो ये टुकड़ा कहाँ से आया, बड़े टुकड़े से आया, तो ये क्या कहलाएगा, पार्ट ऑफ दिस बिगर पार्ट। ये मिठाई का टुकड़ा क्या कहलाएगा, पार्ट ऑफ दिस बिगर पार्ट, ठीक है। तो पार्ट ऑफ के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सबसेट या सब यूज़ करेंगे। सब को हम लोग पार्ट ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सेट पढ़ रहे हैं तो सेट के एग्जांपल देते हैं। स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है बी, और ये सेट कुछ ऐसा है, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे। ये एक सेट है, सेट बी, ठीक है। और इसी में से हमने कुछ एलिमेंट यहाँ से निकाले, जैसे 1 और 2 और 3 में निकाल लेता हूँ। तो एक सेट मैंने बनाया, इसी में से कुछ पार्ट निकाल के, जैसे एक ले लिया 1, एक ले लिया 2, और बस ये लिया, और इस सेट का नाम हमने क्या रख दिया, ए। तो ये क्या होगा, ये कहाँ से बनाया मैंने, इसी में से निकाल के बनाया। तो ये चीज़, ये जो टुकड़ा बना, ये क्या है, ये इसका पार्ट है, ये मेन हिस्सा हो गया, इस मेन चीज़ का ये पार्ट है। सो ए इज ए पार्ट ऑफ बी। इसको अपन लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज कैसे बनेगी, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, सेट ए इज ए पार्ट ऑफ सेट बी। ध्यान से देखो, ये जो बीच का लैंग्वेज हमने यूज़ किया, सेट ए इज ए पार्ट ऑफ सेट बी। इसी चीज़ को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ को हमने क्या नाम दिया है, सब। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए इज ए, पार्ट ऑफ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ये, दिस इज सब एंड सेट, सबसेट, ठीक है, ऑफ सेट बी या सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट समझ में आया। सब मतलब होता है पार्ट ऑफ, और किसका पार्ट, सेट का पार्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसको सबसेट लिखते हैं तो सब का मतलब हो गया पार्ट ऑफ, किस चीज़ का पार्ट, सेट का पार्ट। सो दिस इज पार्ट ऑफ सेट। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, कोई सेट है हमारे पास, उसका छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं सबसेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला सेट था, इस सेट के कुछ टुकड़े हमने बाहर निकाले, तो ये क्या कहलाएगा, पार्ट ऑफ दिस सेट, सेट का नाम बी। उसी चीज़ को यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सेट ए इज ए पार्ट ऑफ सेट बी। सो अब ये बीच का जो पार्ट ऑफ हमने यूज़ किया, इसकी जगह स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर सबसेट यूज़ करेंगे, इज ए सबसेट, पार्ट ऑफ बोलने के बजाय सबसेट। तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये समझ आया। अभी भी ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो हमने इसके लिए एक छोटा सा सिंबल असाइन किया सबसेट को दिखाने के लिए, और यहाँ पर हम इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, इसलिए इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखो सेट को तो हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं, सेट ए,
सबसेट के लिए इज ए सबसेट ऑफ, यहां तक के लिए हमने एक छोटा सा सिंबल बनाया ऐसे, ये ठीक है, ये यहां से ऐसे मुड़ेगा। ये सिंबल हमने यहां पर असाइन किया है किसके लिए? सबसेट के लिए। सो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो इतने बड़े स्टेटमेंट को हम ऐसे छोटा सा सिंबल दे करके असाइन कर लेंगे। और इस सिंबल को किसकी जगह यूज़ कर रहे हैं? तो ध्यान से समझिए किसकी जगह यूज़ कर रहे हैं? इज ए सबसेट ऑफ। तो इस सिंबल के लिए हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो आंसर है सेट ए इज ए सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो सबसेट के लिए ये सिंबल हमने यहाँ पर असाइन किया है। यहाँ तक समझ में आया? और इसका यूजुअल मीनिंग तो आप समझ ही रहे हैं, क्या मतलब होता है? टुकड़ा, पार्ट। तो कोई चीज़ जब किसी चीज़ का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज सबसेट ऑफ दैट इंडिविजुअल बॉडी और दैट इंडिविजुअल पार्ट। इसी तरह से इसमें हम दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है C और इसमें एलिमेंट है, सपोज इसमें हमने एलिमेंट लिया 3,4। ठीक है, तो देखो ये 3,4 भी इसमें आता है कि नहीं? बड़े वाले सेट B में 3 और 4 है। इसका मतलब है ये भी क्या है? इसी सेट का क्या है? पार्ट। पार्ट को क्या बोलेंगे? सब। सो इस सेट का ये सब सेट है। सो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि C इज सबसेट ऑफ B। अब ये इतना लंबा स्टेटमेंट हमको नहीं लिखना है, सबसेट ऑफ B। तो सबसेट के लिए हमने ये सिंबल बना लिया है। ये सिंबल कौन सा सिंबल है? देखो जैसे U बनाते हैं अपन कॉपी में, इस U को इधर से धक्का मार दो और 90 डिग्री ऐसे लिटा दो, 90 डिग्री ऐसे लेट जाएगा। तो U जब ऐसे घूम जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा? सबसेट। तो सबसेट के लिए ये सिंबल हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे D हमने लिया, D में मेरे पास कोई सेट है, मान लो 4,5 ये। सो ये 4,5 भी अगर बड़े वाले सेट में आ रहा है तो D को भी हम क्या बोलेंगे कि D इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। सबसेट का सिंबल ध्यान में रखना, यहाँ पर C और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो C को देखो अपन छोटा बनाएंगे थोड़ा सा, और ये जो सबसेट वाला सिंबल है इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देंगे, तो इन दोनों में हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, C जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से समझ लीजिए, जब किसी बड़े वाले सेट के कोई टुकड़े हमको दिखेंगे, यानी इसके अंदर के एलिमेंट बड़े वाले सेट में होंगे। अभी हम इसके डेफिनेशन पर आते हैं। अगर इसके एलिमेंट बड़े वाले सेट में भी मौजूद हैं दोनों जगह, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये वाला सेट इस सेट का पार्ट है। पार्ट के लिए क्या? दिस इज सबसेट ऑफ गिवन सेट। समझ आया? ऐसे हम इसके एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, या इसका डेफिनेशन हम पहले कोट करते हैं, डेफिनेशन से हम इसको थोड़ा सा आगे इलाबोरेट करते हैं, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो A एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है? 1,2। ठीक है, एलिमेंट कौन है? 1,2। यही सेम टू सेम एलिमेंट हमको सेट B में दिख रहा है कि नहीं? देखो 1 और 2 यहाँ भी है। सो जो एलिमेंट A के अंदर है, A सेट के अंदर, वही एलिमेंट हमको B सेट के अंदर भी दिखता है। इसलिए एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में दिखते हैं, ये एलिमेंट दूसरे सेट में भी हैं, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? गिवन सेट का सबसेट बोलेंगे। तो डेफिनेशन भी हमने कुछ इसी तरह से बनाई है। मैं इसको रब करके डेफिनेशन नोट करता हूँ, उसके आगे हम लोग फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे और इसके आगे फिर हम डेफिनेशन कोट करेंगे। और हम आते हैं सबसेट की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट्स? तो सबसेट्स का डेफिनेशन हम ऐसे सेट करेंगे, a set A is said to be a subset of set B if all the elements of set A is also, if all the elements of set A is also present or is also the elements of set B। ये
इसको थोड़ा सा आप रीड करिए और रीड करके थोड़ा सा समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, या इफ every element of set A is element of set B, और if all the elements of set A also belongs to set B। किसी भी तरह से स्टेटमेंट हम कोट कर सकते हैं। तो इसका यूजुअल मीनिंग थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक सेट है A, ये इस सेट को किसी सेट B का सबसेट कब बोलेंगे? तो आंसर है A सेट में जितने एलिमेंट हैं, जब वो सब के सब एलिमेंट और कहाँ होने चाहिए? सेट बी के एलिमेंट भी होने चाहिए। तो अगर सेट ए के एलिमेंट्स पूरे पूरे सेट बी के एलिमेंट्स बन गए तो हम सेट ए को सेट बी का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। ये इसका डेफिनेशन हो गया। और इसको मैथमेटिकली अपन एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मैथमेटिकली सिंबल हमने अभी बता दिया आपको कि हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाएंगे ये, और इसको हम पढ़ेंगे क्या? तो आंसर इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये जो बीच की लाइन में यहाँ पर डैश कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतना लंबा सा सेंटेंस एक सिंबल यहाँ पर कवर करेगा। पढ़ने का तरीका समझ में आ गया? सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड व्हाट इज द कंडीशन? तो आंसर है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए सेट का हर एलिमेंट, हर मेंबर बी सेट के अंदर भी होना चाहिए, वही एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। तो इसको हम इसका सबसेट बोलेंगे। अब जैसे मैं अभी यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था, एक मैंने सी ले लिया सेट, उसके एलिमेंट भी बी में मौजूद थे, तो सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। एक मैंने सेट लिया था डी, डी के एलिमेंट भी बी में मौजूद थे, तो डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या लिख रहे थे? यहाँ पर हमने देखा A इज सबसेट ऑफ B, फिर हमने देखा C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B, फिर हमने देखा D इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। इसका क्या मतलब है? ये एक सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, इस B वाले सेट के एक से ज़्यादा सबसेट हो गए, तो इतने सारे सबसेट को कंबाइन हम क्या बोलेंगे? सबसेट्स। ये प्लूरल फॉर्म आ गया जो यहाँ पर S लगा हुआ है। तो ये एक हो गया सबसेट, और अगर एक से ज़्यादा सबसेट हो गए तो उसको सबसेट्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद अगली चीज़ समझिए इसमें सबसेट में। ये नोटेशन आप याद रखेंगे कि ये इसका सबसेट है, इस तरह से सिंबल होता है। इधर देखो ये ओपन रहेगा और इधर बंद रहेगा, तो जिस तरफ बंद रहेगा वो सबसेट होगा, जिधर ओपन रहेगा वो बड़ा वाला सेट होगा, इसका सबसेट ये होगा। और मान लो मेरे पास एक सेट ऐसा होता, सपोज बी तो ये है, मान लो ए हमारा ऐसा होता, ए इज इक्वल टू दिस इज 6,7, ये एक सेट होता ए। तो अब देखो ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये एलिमेंट्स बी वाले सेट के अंदर भी हैं? नहीं है। तो यूजुअली हम इसको क्या बोलेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट? तो आंसर है नहीं। तो जब दूसरी कंडीशन इसमें मैं बना रहा हूँ, if every element of set A is not present in set B, then we will write, कैसे लिखेंगे इसको? कि A is not a subset of set B। ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन हो जाएगा। और इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का तरीका देखिए कैसे पढ़ेंगे। सेट लिखना जरूरी नहीं है। A is not a subset of set B। दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, और बीच का जो स्टेटमेंट है ये निगेशन है इसका, ये पॉजिटिव वर्ड और ये उसका निगेटिव। ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है। मैथमेटिकल मॉडलिंग जब हम लोग करते हैं किसी स्टेटमेंट की,
अगर किसी स्टेटमेंट का निगेशन करना है, उसको निगेटिव करके दिखाना है, तो उसका जो यूजुअल सिंबल होता है उसी में हम क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, वही नॉट के लिए यूज़ किया जाता है, निगेट के लिए। जैसे ये इक्वल का साइन हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज इक्वल टू, और अगर इसी को काट दिए तो ये क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो याद रखिए मैथमेटिक्स में निगेशन के लिए जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं उसके लिए कोई अलग से सिंबल नहीं बनाते। जो पॉजिटिव के लिए सिंबल होता है उसी को काट दो एक लाइन से, चाहे ऐसे काटो और चाहे ऐसे काटो, किसी भी डिज़ाइन में काटो, अगर वो सिंबल कट गया तो वो निगेशन के लिए यूज़ होगा, नॉट इक्वल टू के लिए। तो अगर किसी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो उसको हम फिर उसका सबसेट नहीं बोलेंगे, और सबसेट नहीं है तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे निगेट करके। ये चीज़ क्लियर हुई सबसेट वाला। तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है कि किस तरह से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये याद रखिए। अभी हम इस पर कुछ एग्जाम्पल भी कोट करेंगे तो उसको समझेंगे। अब इसमें एक दो केस अपन ले रहे हैं, जब तक आप इसको नोट करिए, एक दो फर्दर केस देखिए कैसे इसमें हम काम करेंगे। हम लोग अभी डेफिनेशन की बात कर रहे थे सबसेट की, तो हमने देखा डेफिनेशन बहुत इजी हमने बनाया है। इफ़ एनी सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ एनी सेट, देन व्हाट आर द कंडीशंस? द कंडीशन इज ओनली वन, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए सेट is also present in any other set. All the elements in one set is also present in any other set. That's why we will call it the given set is a subset of particular set. ठीक है, इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। आप इसको, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग थोड़ी सी देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है, इसको समझिए। अभी हमने वही डेफिनेशन फिर से लिखा है कि ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, then if every element of set A is also element of set B. अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में होगा तभी हम उसको क्या मानेंगे, सबसेट मानेंगे। तो ये क्या बताता है, इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, इसकी मॉडलिंग कैसे करते हैं, देखना ना, देखना इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो अभी हमने देखा कि A इज सबसेट ऑफ B, ऐसे दिखाते हैं। A B का सबसेट कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या है देखिए ना, इफ A belongs to set A, then A belongs to, या इससे अप्रोप्रिएट सिंबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस इज द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर इम्प्लाइज। ठीक है, इफ A belongs to set A, this implies A also belongs to set B। इसको पहचानिए, ये जो सिंबल यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज। ठीक है, ये पहले भी आप यूज कर चुके हैं क्लास 10th में, इम्प्लाइज का सिंबल। तो इसको ध्यान से देखिए, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। अगर कोई सेट A किसी सेट B का क्या है, सबसेट है, इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, तो क्या शर्त पूरी होगी, अगर ये इसका सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे, कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सेट A में जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट A इज ऑल्सो एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट B। समझ आया? यानी A क्या है यहाँ पर दिखाने के लिए, यहाँ पर A में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेट A में हमने बोला ये कोई एलिमेंट होगा। व्हाट इज A? एलिमेंट, एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट A। ये तो सेट A के अंदर एक एलिमेंट है A, अगर ये एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है, ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए। इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A, एलिमेंट A इज बिलोंग टू सेट A, दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज, ये साबित करता है, ये चीज ये बताती है कि अगर ये एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है, और यहाँ पर हमने क्या बोला है कि A B का सबसेट है, इसका मतलब ये है कि अगर A एलिमेंट A सेट A से बिलोंग करता है तो कंपल्सरली ये बात भी लाजिम होगी, ये बात भी ट्रू होगी कि A अगर सेट A से बिलोंग करता है तो A सेट B से भी बिलोंग करेगा। क्या मतलब, अगर ये स्टेटमेंट हमने आपको शुरू में बोल दिया कि सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका सिर्फ इतने से मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा कि जितने एलिमेंट सेट A से बिलोंग करते हैं वो पूरे के पूरे एलिमेंट सेट B में भी बिलोंग करेंगे।
ये इम्प्लाइज, यानी ये चीज हुई तो ये चीज होगी। ये इम्प्लाइज कब यूज करते हैं, देखो जैसे कोई स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट ए, अगर स्टेटमेंट ए होगा, ध्यान से समझना, अगर ए स्टेटमेंट होगा तो ये इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि अगर ये हुआ तो ये वाला हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हुआ तो ये अपने आप हो जाएगा, ये सिंबल ये बताता है इम्प्लाइज। समझ आया? ठीक है, ठीक है। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इंप्लाइज, ये साबित करता है, ये बताता है कि अगर ये स्टेटमेंट हुआ तो ये भी हो जाएगा, ये साइन इंप्लाइज का हमको ये बताता है। तो यहां देखो, अगर हम आपको सिर्फ बोलें कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये चीज मैंने आपको बताया कि एक सेट ए है एक सेट बी है, जिसमें सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो हमको क्या समझ जाना है कि जितने एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं वो 100% पूरे के पूरे बी से भी बिलोंग करेंगे, ये इंप्लाइज का ये मतलब होता है। यानी ये हुआ तो ये हो जाएगा 100%, कोई नहीं रोक सकता, इसका ये मीनिंग है। तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए इंप्लाइज का। ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, इसके बाद अब इसमें एक और कंडीशन मैं शामिल करता हूं, उसको देखिए, ये नोट करो, समझिए ना। अभी हमने आपको बोला एक सेट बी था जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 थे, एक दूसरा सेट ए था जिसके एलिमेंट 1 और 2 थे। तो हमने ये देखा कि ए सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं 1 और 2, वो सेम टू सेम एलिमेंट बी सेट में भी बिलोंग करते हैं 1 और 2। ए देखो 1 ए में भी है, 1 बी में भी है, 2 ए सेट में भी है और 2 बी सेट में भी है। तो ए सेट के जितने एलिमेंट थे वो पूरे के पूरे बी सेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। ये हो गया। लेकिन यहां पर पहली कंडीशन तो हमको ये मिली कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, समझ गए? लेकिन यहां पर देखो, ए के अंदर सिर्फ एलिमेंट 1 और 2 थे और बी के अंदर एलिमेंट 1 और 2 तो थे, लेकिन इसके अलावा 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था। तो क्या बी में जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, क्या ये भी ए में मौजूद हैं? बोलिए, बी के एलिमेंट्स क्या ए में मौजूद हैं? तो आंसर है, लेकिन सिर्फ 1 और 2 हैं। तो सारे एलिमेंट्स तो ए में मौजूद नहीं है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या बी ए का सबसेट होगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नहीं होगा। B इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स सेट A के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए B सबसेट नहीं होगा A का। ठीक है, तो A तो दिख रहा है और यहाँ पर A के अंदर जितने एलिमेंट हैं, देखो सेट A और B के अंदर जितने एलिमेंट थे सेट B, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। इसको ध्यान से समझो, ध्यान से पहचानो। ए सेट में सिर्फ 1 और 2 दो एलिमेंट हैं और सेट बी में 5 एलिमेंट हैं, तो ये इसके अंदर है, इसलिए ए बी का सबसेट कहला रहा है। लेकिन ए वाला सेट और बी वाला सेट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। मान लो कोई क्रिटिकल केस ऐसी हो जाती, कोई कंडीशन कि बी के अंदर भी 1 आता, 2 आता और आगे की चीज़ें नहीं होती, सिर्फ 1 और 2 होता। तो अब अगर मैं आपको बोलता कि इस सेट और इस सेट को कंपेयर करो, सेट ए को देखो और सेट बी को देखो, तो सेट ए के एलिमेंट हमने देखा 1 और 2, 1 यहाँ भी है ए में, 1 यहाँ भी है बी में, 2 यहाँ भी है ए में, 2 यहाँ भी है बी में, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। और यही चीज़ मैं बी के लिए बोलता कि चेक करो, तो आप क्या बोलते? बी में 1 है, 1 ए में भी है, 2 बी से बिलोंग करता है, 2 ए से भी बिलोंग करता है, तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आते हैं, इसलिए सेट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमारी क्या बन जाती कि सेट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती? ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं सेम टू सेम बी के अंदर भी वही एलिमेंट होने चाहिए, यानी ये वाला सेट और ये वाला सेट कैसा होना चाहिए? इक्वल। इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो जब ए और बी वाले सेट इक्वल हो जाएंगे तो उस समय ए इज सबसेट ऑफ सेट बी भी होगा और बी इज सबसेट ऑफ सेट ए भी होगा, यानी ये भी होगा और ये भी होगा। ये समझ आया? तो ये दोनों कंडीशन कब फुलफिल होंगी? जब दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? इक्वल। सेट ए और सेट बी के जब सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे,
all the elements in set A, all the elements in set B, if both are same, then this condition is fulfilled. So these two conditions are also true. B is a subset of set A is also a subset of set B. ये चीज़ समझ में आया? जब ये दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे तो हम बोलेंगे दोनों सेट इक्वल सेट हो गए हैं। इक्वल सेट आप पहले पढ़ चुके हैं। इक्वल सेट की यही तो कंडीशन होती है कि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए। तो दोनों सेट इक्वल हो जाता है, बीच में इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो बी से बिलोंग करेंगे, इसलिए ए बी का सबसेट कहलाएगा। और बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं सेम टू सेम ए के अंदर हैं तो ये ए से बिलोंग करेंगे, इसलिए बी भी ए का सबसेट कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग साथ में कोट कर सकते हैं। अब इसको मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग दे के मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ set B, set A is subset of set B and B is subset of set B। अगर ऐसा हुआ ये और ये दोनों हो गए तो क्या होगा? तो आंसर है ये, यहाँ पर हम सिंबल यूज कर रहे हैं टू वे इम्प्लीफिकेशन का, टू वे इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लाइज से बना इम्प्लीकेशन। और ये कब होगा? जब दोनों सेट कैसे होंगे? इक्वल, ठीक है। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं? तो आंसर है इसको हम यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ। और इतना लंबा भी हम अगर नहीं बोलना चाहते तो इसको हम सिर्फ एक सिंबल दे देते हैं IFF, इफ। इसको क्या पढ़ेंगे? इफ एंड ओनली इफ। और ये क्या, कौन सा सिंबल है? तो इसको हम बोलते हैं दिस इज टू वे इम्प्लीकेशंस, टू वे इम्प्लीकेशन। ये सिंगल वाला जो अपन यूज कर रहे थे इम्प्लाइज, ये इसको बोलते हैं सिर्फ इम्प्लाइज वन वे, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, वन वे, दिस इज इम्प्लाइज। और अगर ये दोनों तरफ एरो लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं? टू वे इम्प्लीकेशंस। और ये इसको पढ़ते क्या हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखो, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। ये कब पॉसिबल होगा? तो आंसर है इफ एंड ओनली इफ व्हेन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। जब सेट ए के अंदर के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर के सभी एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तभी ये दोनों पॉसिबल होगा। अब ये इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, इसका मतलब है अगर हम इधर से जाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो 100% ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। या इधर से इस तरफ जाते हैं तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको नोट करेंगे। यहाँ पर हमने ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर कोट किया, इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे दिखाएंगे? इस तरह से। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? टू वे इम्प्लीकेशन सिंबल। और ये किसके लिए यूज़ होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए। ये डबल इम्प्लीकेशन है, इसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट हमने कोट किया, इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं जो आपको याद रखना है और जो कि आगे एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ध्यान से समझो। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला रिजल्ट ये है कि देखिए ना, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कोई सेट ए होगा। ये देखो, ध्यान से देखो ना, यहाँ देखो, अगर सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ध्यान से देखना, सेट ए बी का सबसेट है और बी सेट ए का सबसेट है, तो सेट ए का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? इसको थोड़ा सा सोच के देखो। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के बराबर है, दूसरी क्वांटिटी तीसरी क्वांटिटी के बराबर है, तो तीसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी के बराबर होगी कि नहीं? होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो सेट ए और सेट ए आपस में सबसेट होंगे कि नहीं? सेट ए, देखो, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करते हैं, सेट बी के बराबर हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। अगर सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में आते हैं तो बी भी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। तो ए सेट के सभी एलिमेंट ए सेट के बराबर होंगे कि नहीं? तो सेट ए का सबसेट कहलाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, ये मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये भी सेट है, ये भी सेट है। तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, और सेट ए क्या है? वही सेट तो है।
तो एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, याद रखिए। सेट ए, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। देखो अगर ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ए सेट बी सेट का सबसेट है, इसका मतलब है ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। बी सेट ए सेट का सबसेट है, इसका मतलब है बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे। तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, दोनों बराबर हैं, तो ए के सभी एलिमेंट ए के बराबर होंगे कि नहीं। तो इसका मतलब है ए भी ए का सबसेट होगा, ए और ए दोनों सेट के एलिमेंट बराबर बराबर, तो ए सेट अपने ही सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग रूल बना के याद कर लेते हैं कि एवरी सेट, इसको ध्यान से देखना, रूल बना के हम याद करेंगे, ये आगे हम यूज़ करने वाले हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, याद रखना सेट की बात हो रही है। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी एक सेट ए है, दूसरा सेट ए है, तो ए में जो एलिमेंट होंगे वही ए के अंदर होंगे, सेट तो वही ना है, तो ये सेट अपने आप का ही सबसेट कहलाएगा। सेट अपने आप आपस में सबसेट होते हैं। लेकिन किसी एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे इन दोनों सेट को देखो, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका सबसेट है। एलिमेंट बिलोंग करने से ये एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। लेकिन हम एलिमेंट को सबसेट नहीं बोल सकते, ये एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो एलिमेंट दोनों जगह आ रहा है, तो ये एलिमेंट क्या अपने दूसरे एलिमेंट भाई का सबसेट होगा? आंसर है नहीं होगा। एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सबसेट नहीं होता, सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, ये याद रखना है, एलिमेंट नहीं होता। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं। सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट का सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट एलिमेंट में कोई सबसेट वाला रिलेशन नहीं होता, सेट सेट में सबसेट का रिलेशन होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी याद करिए, हमने पहले पढ़ा है एम्प्टी सेट। एक सेट हमने पहले डिस्कस किया है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं? फाई से। ये अपने आप में एक सेट है, तो हम चाहें तो इसको फाई से दिखाएं, या हम चाहें तो इसको करली ब्रेसेस बस लगा के दिखाएं, अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो एक सेट एम्प्टी सेट आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ फाई से डिनोट करेंगे तो ये भी क्या चीज़ है? ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है फाई, और इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट, कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। तो इसको हम चाहें तो करली ब्रेसेस से डिनोट करें, या चाहें तो सिर्फ फाई से डिनोट करें। ये बना देंगे तो भी ये क्या बताएगा कि ये एक एम्प्टी सेट है। इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसी को नल सेट भी बोलते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम नल सेट को, वॉइड सेट को, या एम्प्टी सेट को चाहें तो एक फाई बना के डिनोट कर दें। फाई बस अगर लिखा है तो याद रखना ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, या खाली करली ब्रेसेस लगा देंगे तो भी ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक समझे? तो इसको समझो, ये क्या है? खाली जगह, कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्पेस। अब मैं आपको बोलूँ ये एक सेट है, तो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट तो हमको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, मतलब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी सेट यहाँ आया कि नहीं आया? एम्प्टी सेट। कुछ भी नहीं है मतलब उसको क्या बोलना है? एम्प्टी सेट, फाई। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो फाई है कि नहीं? उसी को तो फाई बोलते हैं। तो फाई भी इसका एक एलिमेंट हुआ कि नहीं? यानी फाई यहाँ है कि नहीं? और देखो फाई में कुछ भी चीज़ नहीं आती, तो एक सेट फाई है जिसमें कुछ नहीं आता, तो दिस इज वन सेट। और सेम यही एलिमेंट, देखो कौन सा एलिमेंट? कुछ नहीं। मैं किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ? तो आंसर है कुछ नहीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक सेट है नल सेट या एम्प्टी सेट, इसमें देखो कुछ भी नहीं है। सेम यही एलिमेंट यहाँ पर है कि नहीं? कुछ भी नहीं। यहाँ पर है कि नहीं? कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी वही एलिमेंट है जो एम्प्टी सेट के अंदर होता है। इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है। तो जब एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है तो वो सेट उस सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो ध्यान से देखो, अगर एक एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर माना जाएगा, उसके एलिमेंट हर सेट के अंदर माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 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 नहीं है।
जैसे इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझो जैसे हवा, ठीक है ना। अगर मैं एक बॉक्स रखूं और उस बॉक्स में बहुत सारे बॉल हैं, तो बॉल उसके एलिमेंट हो गए, बॉक्स क्या हो गया, बॉक्स इज ए सेट, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल हैं, तो बॉल क्या है, एलिमेंट्स, ठीक। अब एलिमेंट्स तो हैं, एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं बॉल, लेकिन उस बॉक्स के अंदर हवा होगी कि नहीं, एयर, एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो एयर भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और एयर क्या है, हवा क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर होता है। जैसे एम्प्टी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, हवा, कुछ भी नहीं। तो ये हवा तो हर सेट के अंदर मिलेगी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह वो एलिमेंट मौजूद है जो एम्प्टी सेट के अंदर मौजूद होता है। इसलिए हम एक कोट बना लेते हैं, एक यूनिवर्सल कोट, कि एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर होता है। एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट के अंदर का एलिमेंट हर सेट के एलिमेंट के अंदर होता है। ये एलिमेंट सेम सेम हो गए, सेम सेम बिलोंग करने वाले। इसका मतलब है जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसको भी हम एक रूल बना के याद कर लेते हैं कि एम्प्टी सेट को हम फाई से दिखाएं या करली ब्रेसेस से दिखाएं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, ये आप याद रखेंगे। इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी, एवरी का मतलब ऑल सेट, जितने भी सेट होंगे हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट वाला खाली एलिमेंट होगा, एम्प्टी स्पेस, तो हर एम्प्टी सेट हर सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो ये दो रिजल्ट हमने इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से कोट की, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट करिए और इस पर फिर हम आगे बात करते हैं। अगली चीज़ आपको समझनी है, अगली चीज़ देखिए ना। मैं मान लो दो सेट एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। जैसे ये लिखा हुआ है सेट ए और सेट बी, मान लो ये दो सेट हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, सेट ए ये और सेट बी ये, एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं आपको। मान लो ये दो सेट हैं और दोनों सेट की खासियत क्या है, एंड सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, दिख रहा है ना, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए के अंदर के एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। इसका मतलब है सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं है। ये वाली शर्त जब पूरी होती है तो हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोल दूं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स आपस में बराबर बराबर हैं, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे सेट बी में हैं, सेट बी में जितने एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे सेट ए में हैं, तो दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल सेट हो जाएंगे तो टू वे इम्प्लीकेशन में क्या आ जाएगा, तो आंसर है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अगर ये दोनों सेट बराबर हो गए तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, ध्यान से समझना। ए बी का सबसेट बन जाएगा अगर ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट बराबर बराबर हो गए सेट के, तो ये दोनों बराबर हुए तो ए सेट बी सेट का सबसेट बन जाएगा और बी सेट ए सेट का सबसेट बन जाएगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे। तो सबसेट का हमने जो डेफिनेशन फिक्स किया है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा। एरर क्या, कि भैया इसको सबसेट बोलना है कि उसको सबसेट बोलना है, क्योंकि इससे तो दोनों सबसेट बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने ना एक छोटा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया और एक छोटा सा नाम इसमें और एडजेक्टिव के तौर पर बढ़ा लिया। वो ये है कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है लेकिन बी का एलिमेंट पूरा पूरा ए में नहीं है, यानी ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, तो जब ये इक्वल सेट नहीं होंगे तो ये वाला जो सेट होगा सेट ए, ये देखो दो सेट हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन बट ए इज सबसेट ऑफ बी तो है ना। इस एग्जांपल में देखो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगा, ये शर्त तो पाई गई, लेकिन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, सिर्फ ये इसका सबसेट है, तो इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं देखो, ये ए क्या कहलाएगा, सेट ए इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर
सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है, इसके एलिमेंट इसमें है लेकिन इसके पूरे एलिमेंट इसमें नहीं है, सो ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये है। तो अगर सिर्फ एक कंडीशन पाई जा रही है, ए बी का सबसेट है, बी नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर बी भी ए का सबसेट बन गया तो फिर हम यहाँ ना ए को प्रॉपर सबसेट बोल पाएंगे ना बी को प्रॉपर सबसेट बोल पाएंगे, क्योंकि ए भी सबसेट बन जा रहा है, बी भी सबसेट बन जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ ए सबसेट है बी का, बी नहीं है। तो अगर ये अकेला है, सिंगल सबसेट बन रहा है, तो ऐसे सबसेट को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। और बी का नहीं बन रहा सबसेट, बी नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। बी इज नोन एज, ये पहली नाम हो गई और ये दूसरा नाम, सेट बी इज कॉल्ड क्या? सुपर सेट। ये सुपर सेट ऑफ सेट ए। सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा बी, क्योंकि बी का ए के साथ वो रिलेशन नहीं है जो ए का बी के साथ है। ये चीज समझे आप? इसको ध्यान से समझो, ये नॉमेनक्लेचर ध्यान से समझो। ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, यहां पर ये दोनों कंडीशन है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, ये, और ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ये दिख रहा है ना यहाँ पर। मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी ये कहलाएगा, लेकिन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए ये कहलाएगा। तो अगर ऐसा हो गया, सिर्फ ए बस बन रहा है सबसेट बी का, तो ए को हम कैसा सबसेट बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। यहां पर जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसमें देखो ए बी का सबसेट भी बन जाता है और बी ए का भी सबसेट बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भैया शुद्ध प्रॉपर सबसेट कौन है, तो इसमें हम नहीं बता सकते। लेकिन जब सिर्फ ए बी का सबसेट बनेगा तो हम ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। और बी नहीं हो रहा है इसका सबसेट, बी का नहीं बन पा रहा, बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। समझ में आया? ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इसमें शुरू में हमने बात की थी इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज़ और वो नोट करिए, वो डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पर आ रहा है इसलिए हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं। इफ एनी सेट हैज कंटेन ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, मात्र एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन the set is called singleton set। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेट। सिंगल की वजह से उसका नाम क्या पड़ जाता है? सिंगलेटन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है ए और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट, इसलिए ये सेट क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट। एक एलिमेंट वाला सिंगलेटन सेट कहलाता है। देखो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, नॉमेनक्लेचर क्लियर है, इसको अच्छे से देख लो। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ए और बी दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे और ए बी का सबसेट होगा, तो जो सबसेट होगा उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट, और जो नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। अगर किसी सेट में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट मौजूद है तो उस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट, ठीक है? इससे पहले जो हमने बात की थी, इस कंडीशन से हमने दो रिजल्ट निकाले थे। क्या रिजल्ट? पहला, अगर ए और बी बराबर है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, बी ए का सबसेट कहलाएगा, तो ए का भी सबसेट कहलाएगा, बी का भी सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब क्या निकला? स्टेटमेंट हमने क्या बनाया? एवरी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। और दूसरा रिजल्ट हमने क्या बनाया? कि हर जगह वो एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कुछ नहीं है, और ये एलिमेंट और कहाँ मौजूद होता है? एम्प्टी सेट के अंदर, कुछ नहीं। इसलिए एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये आपको याद रखना है
तो ये हमने अभी सारी बेसिक चीज़ें कवर की। अब हमने इसमें 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जितनी चीज़ें हमने यहाँ कवर की हैं वो आपका क्लियर हो जाए। तो 2-4 एग्जाम्पल हम यहाँ कोट करते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लें। क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपके एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 बाय 1 अपन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत एकदम ऑर्डिनरी से हैं, सिर्फ हमको ये बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, नहीं है, डबल इम्प्लीकेशन लगेगा, सिंगल इम्प्लीकेशन लगेगा, क्या लगेगा, कैसा होगा, ठीक। तो इसमें देखो पहला हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए कैपिटल में लिखा है मतलब ये कोई सेट है। सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, ऑल डिवाइजर ऑफ 56 के सभी डिवाइजर, ठीक है। और एक दूसरा सेट है बी, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। प्राइम डिवाइजर समझ रहे हो, जब आप एलसीएम करके फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको साइड में जो नंबर मिलते हैं उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, वही है प्राइम डिवाइजर्स जिस नंबर का आपने फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है, उसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, उसी को यहाँ पर प्राइम डिवाइजर लिखा हुआ है। और दूसरा 56 के जितने डिवाइजर पॉसिबल हो सकते हैं वो सब। तो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, दोनों सेट यहाँ पर हम बना लेते हैं ना, ध्यान से देखना। सेट ए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये भी वर्ड में लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म में बना लें या सेट बिल्डर फॉर्म में बना लें। मैं इसको रोस्टर फॉर्म में बनाता हूँ। तो देखो कैसे कैसे बनाएंगे हम। तो हमको पहले प्राइम फैक्टर और सभी फैक्टर चाहिए। तो 56 के फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ निकाल के आपको दिखाता हूँ ना, एलसीएम वाले मेथड से निकालते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और ये तो ये जो नंबर यहाँ बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। हमेशा याद रखिए इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हम अगर आपको बोलें कि 56 के फैक्टर लिखो तो आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आया, इंटू 7, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। और इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना बन जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, एक ही चीज़ है, ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, ऐसा बन गया। अब देखो अब ए क्या है, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर, यानी 56 को जितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं उन सब का ये कलेक्शन है, सेट है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो एक तो 2 दिख रहा है, एक 7, 2 और 7 तो वैसे ही दिख रहा है। इसके अलावा कौन से नंबर बनेंगे, तो आंसर है ये जितने नंबर तुमको दिख रहे हैं इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर करके जो नंबर बना सकते हो बना डालो, वो सब के सब डिवाइजर कहलाएंगे। जैसे 2 डिवाइजर है तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, 4 भी डिवाइजर, 4 भी डिवाइड कर देगा इसको। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 भी इसको डिवाइड कर देगा, समझ रहे। 7 इंटू 2 14, 14 भी इसको डिवाइड कर देगा, चेक करके देख लो, तो 14 भी डिवाइजर कहलाएगा। 7 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 और इंटू 7 8, 28, 28 भी इसको डिवाइड कर देगा। तो इस तरह करके किसी को भी मल्टीप्लाई करके आप एक नंबर बना सकते हो, क्योंकि इसके फैक्टर से हम नंबर बना रहे हैं और ये सब के सब फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला। तो यहाँ जितने नंबर आएंगे या इसके मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा वो नंबर इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि वो सब क्या है, फैक्टर, और फैक्टर ही क्या होता है, डिवाइजर, समझे। तो कौन कौन से नंबर हम बना सकते हैं, देखो एक तो 2 हो गया, दूसरा 2 इंटू 2 करोगे तो क्या बन जाएगा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है तो क्या बन जाएगा 8। और क्या कर सकते हैं, 2 एक 7 भी है, 7 भी लिख लेते हैं भाई। और कौन बनेगा, 2 इंटू 7 करो 14, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 करो 28। और कुछ बनेगा क्या, 8 इंटू 7 भी बन सकता है, खुद 56 बनेगा, 7 8 या 56। ये इतने सारे नंबर हमको मिल गए, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमने बनाया, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमने बनाया, ठीक है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, दिस ऑल नंबर्स आर डिवाइजर ऑफ 56, ऑल डिवाइजर ऑफ 56, ये बन गया, ठीक है। मैं दूसरा सेट लिखता हूँ बी वाला।
बी वाला सेट कैसा बनेगा। बी में क्या चाहिए, सिर्फ ऑल प्राइम डिवाइजर, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर सिर्फ कौन है, देखो 2 और 7, ये 2 और 7, दिस इज प्राइम फैक्टर 2 और 7, बस जो नंबर दिख रहे हैं सिर्फ वो। तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 और 7। तो ये हो गया सेट ए, वो हो गया सेट बी। अब आपको बताना है क्या कि कौन किसका सबसेट, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो बी में आया 2 एलिमेंट बी में है, ए में भी है, 7 बी से बिलोंग करता है, ए से भी बिलोंग करता है। तो क्या मतलब निकला कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इसका मतलब ये है। तो इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि ए वाला सेट बी सेट के बराबर होगा क्या, तो आप क्या बोलेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ये सब नहीं लिखना है, कोई एक, ये हमारा आंसर है। और दूसरी चीज क्या दिख रही है कि ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं है। ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, भले आप एक ही लिखें। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, ये एलिमेंट हो गए। बी इज इक्वल टू एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं, बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं ना। तो ये कैसा बनेगा, देखो x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन 6 से छोटा। तो 6 से छोटा ऑड नंबर कौन कौन होता है, 1, 3, 5, यही होते हैं ना। फिर तो 6 आ जाएगा, 6 से छोटा बोला है सिर्फ, तो यही हुए 1, 3, 5। और ए वाला सेट भी देखो 1, 3, 5। तो सेट ए में भी यही एलिमेंट, सेट बी में भी यही एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे हम, बोलो, ए इज सबसेट ऑफ बी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं, इसलिए सेट ए सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। दूसरी चीज देखो, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए बी भी क्या कहलाएगा, सेट ए का सबसेट। बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक। और अगली चीज और क्या निकल सकती है, दोनों सेट कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम सेम है, तो दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। तीसरी चीज, तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। देखो ए यहाँ है, बी से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है, ठीक। यहाँ पर स्मॉल बी बी सेट से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हो गया, एक भी कोई नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज क्या, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। और ये भी बोल सकते हो कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। समझ आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। लास्ट वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देख के बनाना, इसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये आपके एग्जांपल नंबर 9 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी से ना। एग्जांपल नंबर 10 ये हम इसी में कवर कर लिए, कोई ना कोई कवर हो गया। एग्जांपल नंबर 9 में ले रहा हूँ एनसीईआरटी से, और एग्जांपल 11 आप बनाएंगे। तो 9वां एग्जांपल यहाँ पर देखो ना, हमको कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनको कंसीडर करना है। जैसे एक सेट है, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट। दूसरा सेट ये एम्प्टी, देखो इसके आगे ब्रैकेट लगा के कोई चीज़ नहीं दिखाई गई है, क्यों, क्योंकि फाई अकेला एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ फाई लिखा है तो समझ जाओ पूरा सेट है वो, ठीक है। ए सेट में 1 और 3 एलिमेंट हैं, बी में 1, 5, 9 है, सी में 1, 3, 5, 7, 9 है। तो हमको अब रिलेशन बनाना है कि कौन किसका सबसेट है सभी के लिए। तो एक चीज़ तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि फाई क्या होता है, सभी का सबसेट होता है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, यहाँ इसका जो एलिमेंट होगा कुछ नहीं, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। तो फाई तो देखो सभी का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सी। इसको थोड़ा बढ़िया से बनाना, क्योंकि सी के साथ ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया, फाई सभी का सेट होगा। और दूसरी चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ फाई, लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते, क्यों, ए में खाली जगह तो है जो फाई से बिलोंग करती है, लेकिन ये 1 और 3 फाई में नहीं आते, इसलिए ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ फाई, बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ फाई, सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ फाई। तो वो चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगली चीज़ देखो, हम ए और बी और सी को कंपेयर करते हैं। ए में देखो 1 है, बी में 1 है, ए में 3 है, बी में 3 नहीं है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज़,
कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं होगा, ना B A का सबसेट होगा। B इज नॉट सबसेट ऑफ A, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम A और C को कंपेयर करते हैं। देखो एलिमेंट 1 A में है, एलिमेंट 1 C में है, एलिमेंट 3 A में है, एलिमेंट 3 C में है। तो A के सारे एलिमेंट C में हैं कि नहीं हैं, इसलिए सेट A सेट C का क्या कहलाएगा। तीसरी चीज ले रहा हूं मैं, थर्ड, सेट A इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट C। ये ठीक है। फिर से यहाँ पर C थोड़ा सा बढ़िया डिजाइन का बनाना ताकि सबसेट और C के सिंबल में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं C और A का कंपैरिजन करूं तो 1 और 3 तो इसमें है, लेकिन बाकी 5 7 9 नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, C इज नॉट सबसेट ऑफ A, ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक। अगला देखो हम B और C को कंपेयर करते हैं। 1 5 9 B से बिलोंग करते हैं, 1 5 9 C से बिलोंग करते हैं, इसलिए चौथी चीज सेट B इज ए सबसेट ऑफ सेट C, ये होगा। लेकिन C में देखो 3 आता है, 7 आता है, B में नहीं आता 3 और 7, इसलिए C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ तक आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल नंबर 11 बना लीजिए, या फिर अपन अगली क्लास में उसको कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबसेट का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया है वो आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सबसेट से ही रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें अभी हमको पढ़नी है एज ए कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.3 पर आएंगे। तो सबसेट से अभी जो रिलेटेड टर्म अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसके बाद के लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। इंटरवल का क्या मतलब होता है किसी रियल नंबर के सेट में, तो 1 by 1 हम ये सारी चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, ये नोट करिए।